हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 11 करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कैसे फॉर्मेशंस हुई थी स्टार की, अर्थ की, और अर्थ में लाइफ कैसे कब आई, है ना। ये सब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया। फिर हमने नेबुलर हाइपोथेसिस देखा जो अर्ली हाइपोथेसिस थी बाय सम फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट। फिर उसके बाद बहुत सारे मॉडर्न फिलोसफर्स आए, मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने अपनी थ्योरीज़ दिया रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, उन्होंने फोकस नहीं करा कि जो अर्थ है और प्लैनेट्स है उसकी कैसे फॉर्मेशन हुई, बट दे हैव फोकस्ड एंटायरली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। फिर बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दिया कि एक बहुत बड़ा एक टाइनी पार्टिकल था जो रैप्चर हो गया, काफ़ी वायलेंट रैप्चर थी। इससे क्या हो गया, इससे फॉर्मेशन हुई बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स की, हमारा गैलेक्सी का। और एक एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा सा उन्होंने दिया कि आप एक बलून जो है उसको एक उसमें पॉइंट्स कर दो और उसको इन्फ्लेट करो, ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो ये पार्सली इसको अप्रूव की गई थी इस थ्योरी को। फिर बाद में और भी साइंटिस्ट ने यहाँ पर आकर अपनी थ्योरीज़ प्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर हमने ये सब पढ़ा। फिर बिग स्प्लैट एक और थ्योरी आई जिसमें बिलीव किया गया कि जो मून है वो कैसे फॉर्मेशन हुई। तो उसमें बताया गया कि एक काफ़ी बिग स्प्लैट हुई थी। तो फिर इससे फॉर्मेशन हुई मून की, ठीक है। फिर मून जो है वो डार्विन ने बताया था कि एक डम्बेल शेप की थी। तो इस थ्योरी को इतना प्रूफ नहीं किया गया कि पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन, ठीक है, उससे डिप्रेशन पड़ गई थी उसके सरफेस में, दैट इज़ वाई। तो फिर उसके बाद इसको अप्रूव नहीं किया गया। फिर बिग स्प्लैट की थ्योरी दी गई। फिर क्योंकि बिग स्प्लैट थ्योरी वो होती है जिसमें एक ऐसा हुआ था कि जो अर्थ है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा 3 टाइम्स मार्स की साइज़ से 3 टाइम्स बड़ा एक बॉडी आया और वो कोलाइड हो गया, ठीक है। वो इम्पैक्टर जब कोलाइड हुआ अर्थ से, ये कुछ 4.44 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। और जब वो अर्थ के टुकड़े हो गए, ठीक है, टकरा गया, तो अर्थ के कुछ टुकड़े जो थे वो अर्थ के ऑर्बिट के सामने फिर क्या हो गया, रोटेट करने लगे अर्थ की। फिर जब रोटेशन होने लगी तो उससे क्या हो गया, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट हो गया। ये जो पीसेस, ये अर्थ है, ये पीसेस क्या कर एक्यूमुलेट होकर एक जगह बैठ गई। इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, अर्थ का उप्स। तो तो अर्थ की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई मून की, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ जिसमें बोला जाता है कि 4600 मिलियन क्या हुई, आपको लाइफ देखने को मिलेंगी लाइफ में, सॉरी अर्थ में। फिर उसके बाद हमने ये भी पता किया लिथोस्फीयर की कैसे हुई थी, हमारे अर्थ की जो अपर लेयर इनकी क्रस्ट है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, वो भी हमने देखा। हमने ये पढ़ा कि डिगासिंग हुई थी, ठीक है, डिगासिंग। हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी जिसमें 3 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज था कि जो अर्थ थी, ठीक है, वो एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है क्योंकि वो अर्थ जो है वो विसिनिटी में है सन की। तो उससे क्या हुआ, सोलर बहुत सारे विंड्स आए थे तो जिससे अर्थ की जो है एटमॉस्फेयर वो क्या हो गई, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर वो वाइप ऑफ हो गई, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में हमने पढ़ा कि अर्थ जो थी खुद इटसेल्फ क्या थी, बहुत अंदर से गर्म था, बहुत गर्म, इंटेंस हीट थी। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे वोल्केनो हुए, ठीक है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स, ये एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस जो हुई वो कंटिन्यूसली प्रेशर करने लगा। तो ये सेकंड स्टेज थी। तो इससे क्या हुआ, अर्थ के चेंजेस हुए, लैंडफॉर्म चेंज हुई, टेम्परेचर बदला, और इससे क्या हुआ कि इससे एवोल्यूशन हुई एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थी सेकंड में। फिर थर्ड में स्टेज में हमने ये देखा था कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो कंपोजिशन है अर्थ की एटमॉस्फेयर की, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो फोटोसिंथेसिस की हुई। यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम बात करेंगे जो प्लांट यानी वेजिटेशन लाइफ थी, उन्होंने क्या करा, फोटोसिंथेसिस किया, जिससे जो कॉम्बिनेशन थी एटमॉस्फेयर की उसमें बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन जो थी सब, ये क्या हो गया, पूरी फ्लडिंग हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में।
तो दिस इज़ वन ऑफ द कंबाइंड रीज़न कि क्यों लाइफ पॉसिबल हुआ अर्थ में। तो ये सब एवोल्यूशन हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का। और फिर उसके बाद हमने ये भी उस चैप्टर में पढ़ा था कि डिगासिंग क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जो पहले एटमॉस्फेयर था प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जिसमें अर्थ की जो एटमॉस्फेयर थी उसमें आपको CO2 और मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर ऐसे गैसेस मिलेंगे और बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि लाइफ सस्टेनिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था, कंड्यूसिव नहीं था एक लिविंग लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या हुई थी, डिगासिंग हुई थी। डिगासिंग मतलब ये होता है कि अंदर की जो इंटीरियर हीट है, ठीक है, वो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू या वेपर और गैस के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो उसको डिगासिंग बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हमने कुछ ईयर्स देखे थे, आप ये ईयर्स याद रखना। जैसे अर्थ जो है फिर बारिश हुई, ठीक है, ठंडी होने लगी टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिल गया, तो फिर इससे क्या हुआ, अगेन कंडेंस हो गई अर्थ और ज़्यादा ठंडी हो गई। कंडेंस होने के बाद फिर बहुत सारा रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद फिर ओशन बनी, फिर ओशन से डिप्रेशंस हुआ, ठीक है, अर्थ में। फिर 500 मिलियन से एगो आप देखोगे तो अर्थ में आपको लाइफ की फॉर्मेशंस ओशंस की फॉर्मेशन आपको 500 मिलियन ईयर्स में देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद 4000 मिलियन ईयर्स में ओशंस जो हैं वो इतने पुराने हैं, और फिर लाइफ जो हुई वो स्टार्ट हो गई ओशंस के बाद, क्योंकि ओशन में सबसे पहले लाइफ आई थी। फिर 3800 में फिर लाइफ आई बाद में, ठीक है, जब ओशंस में लाइफ ऑक्सीजन आने लगी, एल्गे और बहुत सारे जो ब्लू एल्गे होती हैं उन्होंने क्या करा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, जो पहले रेस्ट्रिक्टेड थी ओनली इन ओशनिक एरियाज़, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 ओशंस के बाहर ऑक्सीजन भी क्या हुई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्लडिंग हो गई एटमॉस्फेयर में। फिर वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लू एल्गे से, जो कि जूलॉजिकल फॉर्मेशंस में हमने देखा था। 3000 मिलियन ईयर्स ओल्ड थे वो, जिससे पता चलता है कि 3800 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ, लाइफ फॉर्मेशंस होना स्टार्ट हो गई। तो हमने इतना कुछ पढ़ा। फिर हमने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देखा था, जिसमें ह्यूमन जो है वो मायोसिन और ओलिगोसिन्स में अपीयर होना स्टार्ट कर दिया था अर्थ में। तो इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन देने के बाद 7 मिनट्स की अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगी, वो बस एक रिकैप था, ताकि आपको ब्रीफ में बता दूँ कि हमने क्या कवर करी थी चैप्टर नंबर 2 में। तो आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर 3 करेंगे और हम समझेंगे कि जो अर्थ है उसके अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी लेयर पढ़ेंगे कि अर्थ में कितनी लेयर है, अर्थ इतना गर्म क्यों है, अर्थ में इतनी वेरिएशंस क्यों है, ऊपर का जो सरफेस है वहाँ अलग टेम्परेचर, नीचे अलग टेम्परेचर और नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी। तो हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में और हमें आंसर्स मिल जाएंगे हमारे अर्थ के अंदर की इंटीरियर की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस चैप्टर फ्रॉम हियर। हम व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर, आप नेचर के बारे में क्या सोचते हो, अर्थ की नेचर के बारे में आप क्या सोच रहे हो। डू यू इमेजिन इट टू बी ए सॉलिड बॉल, क्या ये एक सॉलिड बॉल है, जैसे कि क्रिकेट बॉल होता है, आप जो क्रिकेट के सामने खेलते हो उस टाइप का बॉल है क्या अर्थ, और या फिर वो एक खाली सा बॉल है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं है। विथ अ थिक कवर ऑफ रॉक्स, उसमें बहुत सारे आपको रॉक्स दिखेंगे, ठीक है, कवर ऑफ रॉक्स मतलब एक खाली है और इसमें आपको रॉक्स दिख रहे हैं, पत्थर वगैरह से बनी हुई है। तो क्या अर्थ ऐसा है, दैट इज़ लिथोस्फियर, सिर्फ लिथोस्फियर है। क्या आपने कभी फोटोग्राफ्स ऑफ इमेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस देखा है, आपने देखा होगा, ठीक है, डिस्कवरी चैनल में और बहुत सारे चैनल्स में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स में वॉल्केनिक इरप्शंस जो होती है वो हम उसकी फुटेज देखते हैं, है ना, टेलीविज़न स्क्रीन में। क्या आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हो, एमरजेंस ऑफ हॉट मोल्टेन लेवा, ठीक है। अब वो जो हॉट मोल्टेन, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो लावा होती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, ये वॉल्केनो का कुछ ऐसा होता है और ये क्रेटर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है, लावा ऐसे निकलती है, और लावा ऐसे निकल के बड़े फोर्स से क्या करती है, ये इधर उधर फेंका जाता है इसके पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत ज़ोर फोर्स से वो निकलती है। और जब वो फोर्स से निकलती है तो फिर यहाँ पे नीचे में क्या, ये स्लाइड ऑन होती है, यहाँ पे बिल्कुल रिवर ऑफ लावा जो है वो सेमी सॉलिड होती है, तो ये बहती है, ठीक है। और जब ये बहती है ना, तो फिर जब ये बाहर आ जाती है अर्थ की लेयर से, ये बाहर जब आ जाती है यहाँ से, जब ये
एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हम इसको लावा बोलते हैं, और जब ये अंदर रहती है तो हम इसको मैग्मा बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर हमने ये पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में भी। तो यहाँ पे जो लावा है, मोल्टेन लावा, यानी कि बाहर निकल गई है। एमरजेंस जब आती है वो बाहर, तो उसके साथ आप देखोगे बहुत सारे डस्ट निकलते हैं और स्मोक्स निकलते हैं, फायर देखोगे, मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ वॉल्केनिक क्रेटर। ठीक है, वॉल्केनिक की क्रेटर से बाहर निकलते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देती हूँ। ऑल स्क्रीन इज कवर्ड। ठीक है, फिर ये वाला मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो कैसे इरप्ट हो रही है वॉल्केनो। ठीक है, काफ़ी मार्वेलस है, ब्यूटीफुल है, एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा स्कैरी भी है, डेंजरस है। आई होप आपने ये देख ली होगी। ठीक है, आप इसको यूट्यूब में भी सर्च करके अच्छे से देख सकते हो। ये पानी में भी जाती है वॉल्केनोज एंड मिनट। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉल्केनिक कैसी दिखती है, कैसे वो क्रेटर से निकल रही थी। और आप देख सकते हो कितनी इंटेंस हीट प्रेशर है अर्थ में, जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना, इनफाइनाइट हीट है। तो अर्थ जो है वो इंटीरियर में क्या है, आप उसको तभी समझ सकते हो। हम कैसे समझ सकते हैं कि अंदर क्या है? हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, क्योंकि एज नाइदर हैज़ एनी वन नॉर एनी वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिलती है, हम इकट्ठे करते हैं। जैसे लावा फटा तो हमने डस्ट को रिसर्च के लिए भेज दिया, स्मोक्स को देखा, फायर, जितने भी जो बाहर निकले उस रॉक्स को हमने क्या करा, सैंपल के लिए हमने अपने रिसर्च टीम को दे दिया, और उसी से फिर हमने पता करा कि अर्थ की जो इंटीरियर है वहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, उसकी एविडेंसेस से। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस जो हमें मिली है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। कुछ द कॉन्फ़िगरेशन, अब जो सरफेस है अर्थ की, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक प्रोडक्ट है जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपको वो प्रोसेसेस जो हैं वो हो रही है अर्थ में। वही पूरा सरफेस जो आप अर्थ में देख रहे हो ना, अर्थ की सरफेस, वो अंदर की चीज़ें हैं जो बाहर निकल रही है, वही अर्थ का सरफेस है। यहाँ पे एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली शेप कर रही है हमारे लैंडस्केप को। एक्सोजेनिक मतलब होता है वो वाले फोर्सेस, जैसे फ्लड हो गया, है ना, जो बाहर की फोर्सेस होती है, रेनफॉल हो गई। और एंडोजेनिक जो होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई, अर्थक्वेक हो गया, जो अंदर अर्थ के अंदर से जो निकल रही है उसको हम एंडो बोलते हैं। एंडो मीन्स इंटीरियर, एक्सो मीन्स एक्सटीरियर। तो ये जो प्रोसेस कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, हमारे लैंडस्केप को फॉर्म कर रही है। कहाँ पे प्लेट्यू बन रहा है, कहीं माउंटेन्स बन रहे हैं, कहीं प्लेन्स बन रहे हैं, तो कहीं डेज़र्ट। तो ये सब क्या हो रहा है, ये लैंडस्केप फॉर्म कर रही है। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें फिजियोग्राफिक कैरेक्टर समझनी पड़ेगी। रीजन जो कि अभी इनकम्प्लीट है, इफ़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस को आप इग्नोर कर दी जाए, तो हमें एंडोजेनिक प्रोसेस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तो ही हम समझ पाएंगे कि क्या फिजियोग्राफिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब ह्यूमन लाइफ जो है वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। आप जिस जगह रह रहे हो, आपकी लाइफ में क्या पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप इमेजिन करो कि आप कोई डेज़र्ट एरिया में रह रहे हो, तो ओब्वियसली आप जब डेज़र्ट एरिया में रहोगे तो आपकी पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल, आपके कपड़े, आपकी खाने खाने की जो पैटर्न है, रहने की पैटर्न, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी कंपैरेटिवली टू प्लेस वेयर रेनफॉल इज़ वेरी हाई, और जहाँ पे ठंडी बहुत रहती है। तो ये आप में बहुत, आपकी लिविंग स्टाइल में बहुत आपकी पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल बहुत डिफ़र करती है, आप जिस फिज़िकल फिजियोग्राफी उस रीजन का रहते हो। देयरफॉर ये समझना हमें ज़रूरी है
और एक एक्वेंट हो जाना है वो फोर्सेस से जो इन्फ्लुएंस करती है लैंडस्केप डेवलपमेंट को। तो अब इसको समझने के लिए क्यों अर्थ शेक हो रही है, क्यों सुनामी वेव जो रहती है वो आती है, आप ये सब वंडर करते होंगे कि अर्थक्वेक क्यों हो रही है, सुनामी क्यों आ रही है, ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ें नेसेसरी है हमें समझना कुछ डिटेल्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम अर्थ के अंदर जाकर उसको डिटेल्स को समझेंगे, फिर हमें कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में नोट किया था कि जो अर्थ की जो फॉर्मिंग मटेरियल्स होती है वो हर जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है लेयर्स में, क्रस्ट टू द कोर। ठीक है, क्रस्ट, यहाँ क्रस्ट हो गया, यहाँ कोर सा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना कि कैसे साइंटिस्ट ने इस इंफॉर्मेशन को गैदर करा, इस लेयर्स को, क्योंकि हम अभी क्या बता पा रहे हैं ना कि ये लिथोस्फीयर, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, हम बता पा रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करा, इंफॉर्मेशन इन्होंने गैदर अप करा, एविडेंसेस को, फिर हम इस कंक्लूज़न में आए ये लेयर्स के बारे में कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब हर लेयर की अपनी खुद एक स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे मेंटल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, फिर कोर की, क्रस्ट की, ठीक है, इस लेयर्स की। एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में इस चीज़ से डील करने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब किस सोर्सेज को हम लेकर इंटीरियर के बारे में हम इतना ज़्यादा अपनी राय दे रहे हैं, अपनी व्यू दे रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला स्मोक, फायर, ये जो निकल रहे हैं, वॉल्केनो इज़ वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, अर्थ की रेडियस है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर्स है। ठीक है, नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी अर्थ के सेंटर में पहुंच नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अर्थ की जो क्या बोलते हैं वो इंटीरियर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेंस हीट है। हम पहुंचते पहुंचते ही क्या मर जाएंगे, और अंदर ऑक्सीजन की कमी से भी हम मर जाएंगे, तो वो फेवरेबल नहीं है कि हम अर्थ के अंदर जाके हम रिसर्च कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइनर्स जो होते हैं, माइन करते हैं कोल माइंस, और वो अर्थ को डिग कर करके इतने कम्प्लीटली रैट होल बना देते हैं कि अंदर क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं बिल्डिंग्स, है ना, और अंदर फिर वो क्या हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो हम कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स, मटेरियल जो बाहर निकलती है, जैसे वॉल्केनो हो गया, ऐसे कंडीशंस में आप वंडर करते होगे कि साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर एंड मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एट सच डेप्थ्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट यही मटेरियल्स कलेक्ट करके बताते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप के मटेरियल्स हैं और डेप्थ्स में किस टाइप के मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो नॉलेज है इंटीरियर ऑफ अर्थ को लेकर, वो लार्जली जो है हम एस्टिमेट करते हैं, यानी कि हम तर्क देते हैं। ठीक है, एस्टिमेट कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे होता है। ठीक है, हम अपनी इन्फ्रेंसेस देते हैं, हम देख नहीं सकते, वो बात हो गई। फिर भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी हमने ली है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करा है इस मटेरियल्स का, तो डायरेक्ट सोर्सेज में हम देख लेते हैं। सबसे ईजिली अवेलेबल डायरेक्ट सोर्सेज है सॉलिड अर्थ मटेरियल इस सरफेस ऑफ रॉक। आप जो रॉक देख रहे हो, है ना, रॉक्स जो हम माइनिंग करते समय एरियाज़ में देखते हैं, गोल्ड माइंस साउथ अफ्रीका का है, वो काफ़ी डीप आपको 3-4 किलोमीटर्स दिखेंगी, और भी बहुत अंदर डेप्थ तक जाओगे पॉसिबल है तो बहुत गर्मी हो जाती है इतनी डेप्थ में। बिसाइड्स माइनिंग जो है, साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ्स टू एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ द क्रस्टल पोर्शंस। फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, और डीप 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 उन्होंने पेनिट्रेट करा। ठीक है, और पेनिट्रेट करके फिर वहाँ पर और अंदर गए वो क्रस्टल पोर्शंस में। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट्स। अब साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड में 2 मेजर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिसको डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी ओशन के अंदर डीप ड्रिल करनी। ठीक है, और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये दूसरी है, एक डीप है, एक इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे डीपेस्ट ड्रिल कहाँ पे किया है इन्होंने, कोला में, ये आर्कटिक रीजन में आपको दिखेगा। वो जो है ना कोला वाला हैज़ सो फार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर्स। तो 12 किलोमीटर्स की डेप्थ में यहाँ पे क्या कर दी गई है, ड्रिलिंग कर दी गई है ओशनिक आर्कटिक ओशन के सरफेस में। ठीक है,
कोला नाम है उस जगह का। दिस एंड मैनी कीप ड्रिलिंग, अब ये जो हो रही है यहाँ पे, दिस एंड मैनी कीप डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, तो बहुत सारे डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने प्रोवाइड करी है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन मिली है हमें, हमने एनालिसिस किया है मटेरियल्स को डिफरेंट डेप्थ्स में कलेक्ट करके कि इस लेयर में हमें डिफरेंट स्पेसिफिकेशन मिली, इस लेयर में अलग, इस लेयर में अलग, इस लेयर में अलग, तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। वॉल्केनिक इरप्शंस जो है ये एक अनदर फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल, जब मैग्मा जब बाहर निकल जाती है अर्थ के सरफेस में, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो होती है वो अवेलेबल हो जाती है लेबोरेटरी एनालिसिस के, हम भेज देते हैं। हाउएवर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है एसर्टेन करना कि ये डेप्थ है सोर्स ऑफ द मैग्मा की, कितनी मैग्मा अंदर से वो बाहर आई है, ये चीज़ बताना मुश्किल है। अब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज देखते हैं, जैसे कि एनालिसिस हमने किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इनडायरेक्टली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, हमने मैटर के प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर उसको एनालिसिस करा, तो ये भी एक इनडायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अर्थ की इंटीरियर की, ठीक है। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी, हमने माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चला कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर जो होती है वो बढ़ जाती है। डोंट माइंड अवर नॉइजेस गाइस। तो यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी और टेम्परेचर प्रेशर जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है विथ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जितना अंदर जाओगे, जैसे मैंने पहले बताया सरफेस टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डेपर डेप्थ्स, ठीक है, जितना डेप्थ में आप जाओगे। मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद द डेप्थ, और मटीरियल की भी आप डेंसिटी देखोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, डेप्थ के साथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये पॉसिबल है हमें खोजना कि जो रेट ऑफ चेंज है इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, सॉरी द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, तो हमें ये पता चल गया कि आप जितना डीप जाओगे, पेनिट्रेट करोगे जितनी अंदर तक, तो वहाँ पे डेंसिटी जितनी भी मटेरियल्स की है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की कितनी थिकनेस है साइंटिस्ट ने यहाँ पर एस्टिमेट करा, यानी कि अपना ये राय दिया है, एस्टिमेट अपनी आंकलन की है, ठीक है। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट डेप्थ्स में है, आपको डिफरेंट होते होते दिखेंगे। जैसे ये एटमॉस्फेयर की हमने बात करी थी पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कि आप जितना अर्थ के ऊपर जाते रहोगे, जितना ऊपर जाते रहोगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, फिर मेसोस्फेयर के ऊपर, तो क्या होगी, प्रेशर वो घटती जाएगी, और जो टेम्परेचर है वो भी घटती जाएगी, और जो हीट है, हीट तो टेम्परेचर ही हो गई, प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है, वो भी घटती जाएगी। तो ऊपर आप जितना जाओगे वो लेस होती जाएगी, और जितना नीचे आप जाते रहोगे वो जितना प्लस प्लस डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा फेनोमेना है हमारे अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करी द वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स डिफरेंट है हर डेप्थ्स में अगर आ जाओगे। यहाँ पे जो डिटेल्स है इस कैरेक्टरिस्टिक्स की रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। तो हमने डेंसिटी वाइज में अर्थ को क्या करा है, लेयर वाइज इसको हमने डिवाइड की है अर्थ की इंटीरियर को। फिर दूसरी सोर्स आप देखोगे जो हम अगले चैप्टर, अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही चैप्टर में, ठीक है। फिर दूसरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे मीटियोर्स हो गई, ठीक है, जब वो अर्थ में पहुंचती है, हाउएवर ये नोट किया जा सकता है जो मटेरियल है ये अवेलेबल हो जाती है, हम उसके एनालिसिस करते हैं मेट्योर से। इट इज़ नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर से तो मेट्योर्स नहीं आया, वो तो आसमान से आई है। तो ये जो मटेरियल होती है इसकी जो स्ट्रक्चर को हमने ऑब्जर्व करा मेट्योर्स का, वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ से, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आसमान में जो चीज़ बॉडी आपको दिख रही है उसी से अर्थ की फॉर्मेशन बनी है, क्योंकि बॉडी की जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम है। सॉलिड बॉडीज़ डेवलप्ड हुई है आउट ऑफ मटेरियल्स ऐसी सेम और सिमिलर टू आवर प्लानट। हैंस ये क्लियर हो जाती है कि ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये सब क्या है, हमारी कोराबोरेट करती है, ठीक है, हमारी थ्योरीज़ को, इंटीरियर ऑफ अर्थ को लेकर इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
अब हमें अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिसोर्सेज और भी होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, सिस्मिक एक्टिविटी जो हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द अर्थक्वेक, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सेम नहीं है, डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द सरफेस में आप जाओगे तो आपको, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था पहले, प्रीवियस क्लास 6 में ही पढ़ लिया था कि लैटिट्यूड्स बहुत सारे हैं हमारे, जिनके 3 लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये सब लैटिट्यूड्स जो हैं ये मेन लैटिट्यूड्स हैं। दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आर्कटिक और ये एंटार्क्टिक। तो ये जो लैटिट्यूड्स हो गए ना, तो इनकी डेंसिटी बदलती जाती है। आप जितनी लैटिट्यूड्स जाओगे तो आपको वहाँ पे वेजिटेशन के साथ साथ टेम्परेचर, क्लाइमेटिक, बहुत सारे हर चीज़ की वेरिएशंस मिलेंगी, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स जो है, डिफरेंट लैटिट्यूड सरफेस की काफ़ी ग्रेटर होती है पोल्स के सामने और लेस हो जाती है इक्वेटर के सामने। तो ये भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एट द पोल्स। तो यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशन जो है वो सेम नहीं है हर लैटिट्यूड्स के सरफेस। ये काफ़ी ग्रेट हो जाती है पोल के सामने और इक्वेटर के सामने कम हो जाती है। तो ये डिस्टेंस जो है सेंटर से लेकर इक्वेटर, सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहती है पोल्स में कंपैरेटिवली, पोल्स के कंपैरेटिवली। तो यहाँ जो ग्रेविटी वैल्यू है ये डिफ़र है अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। तो ग्रेविटी भी यहाँ पे हम इसको फोकस करेंगे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू। फिर आप देखोगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कुछ मटेरियल है, वहाँ पे कुछ मटेरियल है, आगे कुछ और मटेरियल है, तो काफ़ी वेरिएशंस है। तो इस ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर फैक्टर्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कम्प्लीटली आप एक फैक्टर्स नहीं बोल सकते जिससे चलते ग्रेविटी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। ये रीडिंग जो है डिफ़र होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ठीक है। सच अ डिफरेंस इज़ कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। तो हम इसको ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। कभी कभी ऐसे दिख जाती है ना आपको कि अर्थ की कोई जगह आप चले जाओगे पर्टिकुलर, वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। ऐसे आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। ऐसे लद्दाख में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी उल्टी काम करती है, वो बिल्कुल गाड़ी उल्टा चलने लगेगा, ऐसे होता है। तो हम इसको ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं, या ऐसे डिफरेंस को जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो अलग ही काम करने लग जाता है। ग्रेविटी एनोमलीज जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि अर्थ में कैसे मास की जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैग्नेटिक सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स ऑफ द क्रस्टल पोर्शंस। फिर यहाँ पे हम मैग्नेटिक सर्वे भी किए हैं और जो भी वो भी इंफॉर्मेशन हमें देती है कि किस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हमारे क्रिस्टल पोर्शंस में। हम इस चीज़ को और आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हम बस इनडायरेक्ट सोर्सेज को पढ़ ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल की इन पार्ट में। सिस्मिक एक्टिविटी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हो। वी शैल डिस्कस इन सम डिटेल। तो अब हम कुछ डिटेल में बात कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर कैसे हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब आधा क्लियर हो गया होगा। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज हमने पढ़ ली। डायरेक्ट सोर्सेज में हमने देखा वॉल्केनिक इरप्शंस को, फिर अभी हम अर्थक्वेक देखेंगे, और फिर हमने देखा इनडायरेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड्स को देखा, फिर उसके बाद डेंसिटी देखा, फिर एनोमोली ग्रेविटेशंस देखा। तो दीज आर द कंबाइंड प्रूफ कि अर्थ की इंटीरियर क्या हो सकती है, और उससे हमने कॉन्क्लूज़न ड्रॉ किया। आप अभी हम अर्थक्वेक करेंगे। तो अर्थक्वेक जो है, तो अब हम अर्थक्वेक देखते हैं। यहाँ पे जो सिस्मिक वेव्स की जो स्टडी होती है ये हमें कंप्लीट पिक्चर देती है इंटीरियर की लेयर की, ठीक है। ये याद रखना आप, अर्थक्वेक कंप्लीट पिक्चर देती है, कंप्लीट यानी कि पूरी की पूरी पिक्चर दे देती है हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ की। अर्थक्वेक जो है एक सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोलोगे, अर्थ की शेक होना, ऐसे हिल जाना, ठीक है, शेक मतलब हिल जाना। तो
तो ये काफ़ी नेचुरल इवेंट है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है। ये प्लेट्स टकरा जाते हैं तो अर्थक्वेक होती है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है अर्थ के अंदर कितनी इंटेंस एनर्जी है ना, तो वो रिलीज़ होते रहती है। तो जब बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट में वो रिलीज़ हुई तो हमें फील होती है अर्थक्वेक। और आपको ये भी याद रखना है बच्चे कि अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली एट मूव, तो हर वक्त अर्थक्वेक आती रहती है, हर हर टाइम आती रहती है। कभी बहुत ज़ोर का झटका लग गया तो हम हिल जाते हैं ना। तो ये जनरेट करती है वेव्स को और ये हर डायरेक्शंस में मूव करती है, ठीक है। अब ये अर्थ हिलती क्यों है, क्यों ये शेक कर रही है? द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग ए फॉल्ट। फॉल्ट मतलब होता है दरारें, ठीक है। अब जो जो दरारें होती हैं ना, वहीं से एनर्जी जो है वो निकल जाती है, क्योंकि ये वीक पॉइंट होता है। अगर जहाँ पे मान लो कहीं वीक फॉल्ट हुई, तभी तो वहीं से एनर्जी जो होती है उसको स्केप करने का मौका मिलता है। तो ये जो फॉल्ट होती है एक शार्प ब्रेक है क्रिस्टल रॉक्स में। तो जब कोई क्रस्ट रॉक्स जो होती है उसमें कोई मान लो क्रैक है, फॉल्ट है, तो वहाँ से बहुत इमेंस हीट निकल जाती है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। along with the fault tend to move in opposite directions, और ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने लग जाते हैं। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, और जो वहाँ पे रॉक्स जो हैं उस स्ट्रेटा में, ठीक है, वो उसको क्या करती है, वो उसको दबाती है। तो ये फ्रिक्शन जो होता है इसको क्या कर देते हैं, लॉक कर देती है, एक निकलने नहीं देती है। हाउएवर ये जो टेंडेंसी है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भाग जाते हैं कुछ पॉइंट में, फिर इस फ्रिक्शन को क्या करते हैं, ये ओवरकम कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, ब्लॉक्स जो होते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, इवेंचुअली एक दूसरे से ये क्या करते हैं, एब्रप्टली स्लाइड कर लेते हैं। यानी कि स्लाइड मतलब होता है कि निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड मतलब आसपास से एक दूसरे से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है। एनर्जी वेव्स ट्रैवल करती है हर डायरेक्शंस पे। एक बार एनर्जी यहाँ से निकला तो हर डायरेक्शंस में क्या होती है, वो एनर्जी हर डायरेक्शंस में रिलीज़ हो जाती है। ये जो पॉइंट होती है एनर्जी की, इसको हम फोकस बोलते हैं ऑफ एन अर्थक्वेक। ऑल्टरनेटिवली दिस इज़ कॉल्ड ए हाइपोसेंटर, और इसी फोकस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। अब ये जो एनर्जी वेव होती है ना, ये ट्रैवल करती है पूरे डायरेक्शंस में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे ऐसे वेव इधर 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 बहुत दूर दूर चली जाती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस। अब जो पॉइंट है जो फोकस के पास है, ठीक है, जैसे मान लो ये फोकस हो गई, इसके बिल्कुल सीध में जो पॉइंट यहाँ होती है ना, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। इट इज़ फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, और ये सबसे पहला होता है जो वेव्स को सबसे पहले वो अर्थ की शेक को फील करता है। तो ये पॉइंट डायरेक्टली क्या होता है, फोकस के ऊपर होता है ना, यहाँ पे ऊपर डायरेक्टली फोकस के ऊपर एपिसेंटर होता है। और सबसे पहले कौन एपिसेंटर ही फील करता है उस शेक को, जो वहाँ पे कोई होगा ना उस एपिसेंटर के सामने, तो वो सबसे पहले इसको फील करेगा, अर्थ की शेक को। अब हम अर्थक्वेक वेव्स देखते हैं। हर नेचुरल अर्थक्वेक जो होती है वो होती है लिथोस्फीयर में। आप पढ़ोगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ इस चैप्टर के बाद। फिर ये सफिशिएंट है हमें नोट करना कि जो लिथोस्फीयर है रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर ये रेफ़र करेगा जो पोर्शन है ना 200 किलोमीटर्स की जो डेप्थ है सरफेस ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करती है द वेव्स रीचिंग द सरफेस। तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो कि अलग अलग जो लेयर है अर्थ की, ठीक है, इस चैप्टर के बाद पढ़ोगे तो ये एक सफिशिएंट है हमें नोट करना कि जो लिथोस्फीयर है द पोर्शन डेप्थ, ठीक है, वो 200 किलोमीटर्स है सरफेस ऑफ अर्थ से। यानी कि ये मान लो अर्थ की सरफेस है, यहाँ से लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर हमने ली। तो ये जो अर्थ ये जो है ये पोर्शन ये इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ये रिकॉर्ड करता है इस वेव को जो सरफेस तक पहुंचती है। कितनी रेंज रहती है, तो 200 तक।
ये जो कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होती है ये रिकॉर्ड करती है सीस्मोग्राफ, जो कि फिगर 3.1 में दी हुई है। आप कर्व देखो, आपको 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस दिखेंगे और ये हर एक रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पैटर्न्स को। लेट्स सी 3.1 फिगर्स। ये देखो ये वाला 3.1 फिगर में आपको यहाँ पर दिख रही होगी अराइवल टाइम्स, ये आया, ठीक है, शुरू हुई, और इसकी एम्पलीट्यूड मतलब कितनी लंबी आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे 3 वेव्स आपको देखने को मिलेंगे, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये अर्थक्वेक वेव्स दिखा रहा है। अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बॉडी वेव्स, दूसरे होते हैं सर्वे वेव्स। बॉडी वेव्स जो होते हैं ये जनरेट होती है, ये कब जनरेट होगी, तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है फोकस में और हर डायरेक्शंस में वो ट्रैवल करने लग जाती है अब अर्थ की बॉडी में, ठीक है। अर्थ की बॉडी में डिफरेंट डायरेक्शन से वो क्या होती है, ट्रैवल करने लगती है। यहाँ की जो नाम है इस बॉडी वेव्स का, इस द नेम क्या लिखा है, द नेम बॉडी वेव्स, हैंस द नेम बॉडी वेव्स, इसलिए इसका नाम है बॉडी वेव, ठीक है। इसका नाम ही इसलिए पड़ा है बॉडी वेव, क्योंकि जो यहाँ पे जो वेव्स जो होती है ना वो आती है जब एनर्जी फोकस में रिलीज़ होती है और हर डायरेक्शंस में ट्रैवल करने लग जाती है अर्थ की बॉडी में, ठीक है। अर्थ की बॉडी में ट्रैवल करने लग जाती है, इसलिए इसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। ये जो बॉडी वेव्स होती है ये इंटरेक्ट करेगी सरफेस रॉक्स में और जनरेट करेगी और एक नई वेव्स जिसको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। यानी कि पहला स्टेप्स में बॉडी वेव्स हो जाएगा, दूसरी स्टेप्स में आपको सरफेस वेव्स देखने को मिल जाएगी। तो तो फिर ये जो वेव है ये इंटरेक्ट करेगी कहाँ पर, सरफेस रॉक्स में, जितने भी अर्थ में सरफेस में रॉक्स हैं उसमें क्या करेगी, एक नया वेव्स लेकर आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे सरफेस वेव्स। तो ये जो वेव है ये सरफेस में मूव करेगी और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी इस वेव्स का ये चेंज होगा जैसे वो ट्रैवल करेगी हर मटेरियल्स में, ठीक है। अब हर मटेरियल्स का डेंसिटी अलग है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी कि वो मटेरियल में उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा थ्रू मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। अब ये जितना डेंसर मटेरियल होगा उतना हायर होगी उसकी वेलोसिटी, यहाँ की जो डायरेक्शन जो होगी, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगा। दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़, या तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट करेगा जो मटेरियल्स की डेंसिटी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग। देर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। अब 2 टाइप ऑफ बॉडी वेव्स होता है, पी वेव्स और एस वेव्स, ठीक है। पी वेव्स जो होती है वो काफ़ी फास्टर होती है एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, और सरफेस में सबसे पहले जो आने वाली होती है वो पी वेव ही होती है, इसको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। पी वेव्स होते हैं वो सिमिलर टू साउंड वेव्स, ठीक है। काफ़ी साउंड वेव से क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ये ट्रैवल करते हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल्स में, ये आप याद रखना, इन तीनों चीज़ में ये क्या कर सकते हैं, ये ट्रैवल कर सकते हैं पी वेव्स, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। एस वेव्स जो होते हैं वो अराइव करते हैं सरफेस में विथ सम टाइम लैग, कुछ टाइम के बाद आते हैं, लेकिन पी वेव्स तो दौड़ के फटाक से पहुंच जाती है सबसे पहले, है ना। और सबसे पहले पहुंच के वो क्या करती है, ये साउंड वेव से सिमिलर होती है और ये इसका सबसे पहले ही आपको दिखेगा इम्पैक्ट। फिर उसके बाद आता है एस वेव। एस वेव थोड़ा सा समय लेकर आती है, थोड़ा टाइम लैग करती है, इसको हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब सेकंड में, ठीक है, सेकंड में आया, पहला कौन आया, प्राइमरी पी वेव्स, सेकेंडरी में एस वेव्स। यहाँ इसकी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होती है एस वेव्स की कि ये जो है ये ट्रैवल कर सकती है सॉलिड मटेरियल्स में, और इसको जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एस वेव्स की ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बच्चे आपको देखो याद रखना है कि पी वेव्स जो होती है सबसे दौड़ के पहले आती है और गैसेस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में ट्रैवल कर सकती है, और एस वेव्स जो होती है वो थोड़ा टाइम लैग होके आती है। टाइम लैग के साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही
ट्रांसफ़र कर सकती है खुद को, यानी उसको क्रॉस कर सकती है, ठीक है, पास कर सकती है, ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है एस वेव्स की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हेल्प करती है साइंटिस्ट को समझने के लिए कि अर्थ की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसी है। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड। अब जब मान लो रिफ्लेक्शन हुई तो वेव्स क्या हो जाते हैं, रिबाउंड हो जाते हैं, यहाँ से आके फिर वापस चले जाएंगे, तो हर डिफरेंट डायरेक्शंस में वापस चले जाएंगे। तो ये जो वेरिएशंस हैं आपको देखने को मिलेगी डायरेक्शंस ऑफ वेव्स में, इसको हम इन्फर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। जैसे सिस्मोग्राफ में जो रिकॉर्ड आती है उसके थ्रू हम उसको इन्फर्ट करते हैं, समझते हैं। तो ये जो सरफेस वेव्स होती है ये आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सबसे लास्ट जो रिपोर्ट में आती है हमारा वो सरफेस वेव्स ही आती है। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लेट में भी आती है और डिस्ट्रक्टिव भी सबसे ज़्यादा होती है पी वेव्स के कंपैरेटिवली। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स करते हैं, यानी कि रॉक्स मान लो एक जगह है तो इसको हिला के वो इधर कर देती है, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स करते हैं एंड हेंस ये कोलैप्स कर देते हैं स्ट्रक्चर जहाँ भी वो होती है। तो हमें एस वेव्स और पी वेव्स के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली है। आई होप आप इसको याद रखोगे कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पी वेव सबसे पहले आती है तो आप इस चीज़ को याद रखना। प्रोपोगेशंस ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स जो ट्रैवल करती है डिफरेंट मैनर्स में, जैसे वो मूव करेंगे या प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है, यानी कि चल रहे हैं। अर्थ वेव जब मूव की, प्रोपोगेट की, तो ये वाइब्रेशंस आती है बॉडी ऑफ रॉक्स में थ्रू विच दे पास, जहाँ जिसमें वो मूव करेंगे ना उसमें वाइब्रेशंस आएगी। तो पी वेव्स जो होती है वो वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव की जो डायरेक्शन है ना उसी के साथ क्या करिए वो पैरेलली मूव करती है, और ये एक्सर्ट करता है प्रेशर मटेरियल में इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन का डायरेक्शन में वो क्या करेगा, उस पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, प्रेशर ऑन दैट मटेरियल, उस मटेरियल में प्रेशर आएगी। एज अ रिज़ल्ट ये डेंसिटी डिफरेंस जो होती है मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग, तो इससे स्ट्रेच हो जाएगा मटेरियल, स्क्वीजिंग द मटेरियल या तो स्ट्रेच हो जाएगा या स्क्वीज़ हो जाएगा। अदर थ्री वेव्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन। तो आप अदर वेव्स देखोगे वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मतलब होता है क्या, तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस होती है वाइब्रेशंस की एस वेव की वो परपेंडिकुलर होती है, यानी इस टाइप की 90 डिग्री होती है ना। तो ये वेव की जो डायरेक्शंस होती है वो इन द वर्टिकल प्लेन में आप देखोगे परपेंडिकुलर होती है वेव की डायरेक्शंस। ये ट्रूस और क्रेस्ट्स क्रिएट करती है मटेरियल में थ्रू विच दे पास, जहाँ जहाँ पास करेगी वहाँ पे क्रेट बना देगी, ठीक है, और क्रेस्ट बना देती है, यानी कि एक बड़ा बड़ा गड्ढे बना देगी। सरफेस वेव्स जो होती है वो कंसिडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। सरफेस वेव सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे डैमेजिंग होती है। अच्छा, सरफेस वेव्स अलग है बच्चे, ये सरफेस वेव्स जो हो गई और एस वेव्स ये अलग है। हमने पढ़ा था कि जो एस वेव्स होती है ये द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट इन, अच्छा वही चीज़ है ये सरफेस वेव्स, और ये सबसे क्या है डिस्प्लेसमेंट कर देती है और सबसे ज़्यादा क्या होती है डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, कंसिडर टू बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिंग वेव्स। सैड इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।